सोमवार को दोपहर बाद 3 बजे स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड परिसर के प्रथम तल पर नगर पालिका कार्यालय के सभागार में निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत एवं उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार के पहुंचने पर मुख्य अतिथि एवं नगर पालिका अध्यक्ष ललित राकामवत, उपाध्यक्ष मनोज नामा, प्रतिपक्ष नेता अनिराज मेवाड़ा की अध्यक्षता में 3:45 पर अधिशासी अधिकारी मगराज चौधरी ने बैठक का शुभारंभ किया और एजेंडे के अनुसार 16 बिंदुओं का प्रस्ताव सदन के सामने मेज पर रखा। मुख्य रूप से हिंदू नंबर 1 शहर का प्रकोष्ठ निर्धारण एवं सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। दरमियान नगर में विकास को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने पिछले 4 साल में विकास नहीं होने का मुद्दा छाया रहा। बैठक में बिंदु नंबर 2 पर नगर की जमीन नीलामी को लेकर पक्ष विपक्ष के पार्षदों के बीच में जमकर हंगामा खड़ा हो गया। प्रतिपक्ष नेता अनिराज मेवाड़ा तखतगढ़ में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का बैनर दिखाते हुए सदन में खड़े हो गए और कहा, 1 साल हो गए जब महाराणा प्रताप चौक और भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा एक ही दिन एक साथ स्थापित की गई और महाराणा प्रताप प्रतिमा का अनावरण लाखों रुपए खर्च धूमधाम से किया गया, तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अब तक अनावरण क्यों नहीं किया गया? उस कारण से लंबे समय तक बैठक नहीं हो पाई और एमपोर्ड कमेटी के माध्यम से सारे काम किए जाते थे। और अभी जैसे सरकार बदलते ही जैसे कई बार आचार संहिता बीच में 2 चुनावों की आचार संहिता लगी, इस कारण से बैठ के लंबे समय तक नहीं हुई। आज बैठक हुई और बैठक में सभी विषयों पर चर्चा हुई। विकास के जितने बिंदु थे उनके ऊपर सब पे चर्चा हुई और चर्चा करके सबने एक विषय पे जैसे सब सर्वसम्मति नहीं बनी, एक विषय पे वोटिंग के माध्यम से कि भाई ये कोई अमुक दुनिया है उनका नीलामी होनी चाहिए, बाकी सभी विषयों पर सहमति से चर्चा हुई और सबने तखतगढ़ के विकास के लिए सबने अच्छे सुझाव दिए और उसके समाधान की भी व्यवस्था निश्चित रूप से सब बोर्ड मिलकर के अधिकारियों के साथ में करेगा और तखतगढ़ के विकास को एक अच्छा आयाम बोर्ड के माध्यम से मिलेगा। विपक्ष के पार्षद आज बैठक छोड़कर गए, उसको लेकर क्या कहोगे? उनकी सरकार पिछले 5 साल थी और 5 साल में उनको यहाँ तखतगढ़ के लिए कोई करना था लेकिन किया नहीं। ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी लगाए थे जो इस तखतगढ़ को लूटने का काम किया। कोटेशन निकाल करके उन्होंने इस तखतगढ़ को खूब लूटा और हमारे चेयरमैन को भी दरकिनार किया, उनकी सलाह भी नहीं लेते थे और निश्चित रूप से विकास में भी जैसे उनकी कोई ज़्यादा भूमिका नहीं हुई थी। आज उन्होंने सोच समझ के आए थे कि हमको यहाँ राजनीति करनी है और राजनीति करने के लिए वो इस बैठक में तैयारी करके आए थे और निश्चित रूप से वो तखतगढ़ के विकास के प्रति चिंतित नहीं है। उनको यहाँ बैठक में एक विषय पे जैसे असहमति बनी, चलो उनके सुझाव को यहाँ दर्ज कर दिया, उनकी आपत्ति को दर्ज कर दिया। दूसरे विषय पे तखतगढ़ के विकास के लिए उनको यहाँ बैठना था और तखतगढ़ के विकास में उनकी भूमिका निभानी थी, लेकिन वो छोड़ के चले गए। कोरम पूरी थी क्या? कोरम पूर्ण है, अभी भी कोरम पूर्ण है, कोई कोरम की कोई बात ही नहीं। सब पार्टी के सब पार्षद है और अन्य पार्षद भी इसमें सहमत है। 4-5 पार्षदों को छोड़ करके बाकी कोई इसमें असहमत नहीं है, वो भी एक विषय को लेकर के असहमत। भाजपा के कुछ पार्षदों ने भी इसमें विरोध जताया, नीलामी को लेकर। पूरे किसी ने किसी ने एक प्रार्थना पत्र दिया है और उन्होंने विरोध दर्ज करवाया है। सिर्फ एक निर्दलीय पार्षद है और उनका विरोध दर्ज कर दिया है। बाकी कांग्रेस के पार्षद है, उन्होंने विरोध जताया तो उसमें उनका विरोध दर्ज कर दिया उसमें। उसके कार्य होनी चाहिए, उसके कार्य करो, उसके कार्य करो, कोई भी हो करो, ऐसो की कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसो की कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसो की कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी कहते हैं, बोलते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, करो आप कार्रवाई। चर्चा कीजिए, जब हमारी सुनवाई नहीं है, जब हमारी सुनवाई नहीं है तो आप आगे कोई मतलब नहीं। उसके बाद
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। औद्योगिक थाना पुलिस ने 6 दिन पूर्व पंडित ओम दत्त दवे पर हुए हमले के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि पूर्व में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह की तलाश में डटी हुई है। पुलिस कप्तान चूनाराम जाट ने बताया कि दिनांक 13 नवंबर को राकेश पुत्र गणपत लाल ब्राह्मण निवासी धान मंडी पाली ने पुलिस थाना क्षेत्र पाली पर एक रिपोर्ट पेश की। रायको की ढाणी राजनगर सरदार समंद रोड पर स्थित पंडित ओमदत्त दवे के प्लॉट पर मैं पंडित ओमदत्त दवे पुत्र स्वर्गीय कैलाश चंद्र निर्मल उर्फ लाडू सुनील श्रीमाली पुत्र भगवती लाल जी सुबह के समय हवन करने हेतु गए हुए थे और वहां पर साफ सफाई कर रहे थे। उसी दरमियान वक्त करीब 10:30 बजे पर पंडित ओमदत्त के प्लॉट पर अवैध कब्जा करने की नियत से मुलजिमान सुरेंद्र सिंह राजपूत व उसके भाई कुलदीप सिंह, सूरजपाल सिंह, सुमेर सिंह और साथ में अन्य बदमाश चैन सिंह, कमल सिंह आदि ने जान से मारने की नियत से हमारे ऊपर लाठियों, सरियों आदि हथियारों से अचानक हमला कर दिया। हमले में पंडित ओमदत्त की गंभीर चोट आई, जिस पर उनको बेहोशी की हालत में बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शिप्रापत इलाके में बजरी मंडी में हुई मारपीट व लूट का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी रवि जोशी को पकड़ा। दिगंत आनंद आईपीएस जयपुर ने बताया 9 नवंबर 2024 को परिवादी मुकेश ने शिप्रापत थाने में उपस्थित होकर मामला दर्ज कराया। उसने बताया 8 नवंबर 2024 को घर से मोटरसाइकिल लेकर पिताजी की दवाई लेने के लिए बाहर निकला। रास्ते में मुझे एक युवक मिला। उसने मुझे कहा, तेरा नाम क्या है? मैंने कुछ नहीं बोला। इतने में उसने अपने 4-5 साथी बुला लिए और साथियों से बोला, इसे बताओ मैं कौन हूँ। फिर उस व्यक्ति ने आर और उसके साथियों ने मेरे साथ मारपीट चालू कर दी। फिर वो व्यक्ति बोला, मेरा नाम रवि जोशी है, मैं यहाँ का दादा हूँ। फिर उसने इग्नू के लिए हथियार से मेरी बाई आंख की तरफ मार दिया, जिसके कारण मैं वहीं गिर गया। फिर उसने और उसके साथियों ने मेरी जेब में रखे 5,000 रुपए निकाल लिए। जाते जाते उसने कहा, अगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई तो अगली बार इससे भी बुरा हाल होगा, कृपया करके कानूनी कार्रवाई करें। मामले की गंभीरता को देखते हुए ललित शर्मा के निर्देशन पर अतिथि कड़ी सहायक पुलिस आयुक्त के निर्देश पर शिप्रापत थानाधिकारी अमित कुमार ने एक टीम का गठन किया। उक्त टीम ने घटनास्थल का दौरा कर सीसीटीवी फुटेज देखने के पश्चात आरोपी की पहचान की और तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी रवि जोशी को अग्रवाल फार्म से गिरफ्तार किया। मुलजिम रवि जोशी शराब पीने का आदी है और अपने साथियों के साथ पैसे नहीं देने वालों के साथ मारपीट कर उनसे जबरदस्ती रुपए छीन लेता है। अभियुक्त अपने आप को पत्रकार बताकर ठगी ठेले वालों से वीडियो बनाकर पैसे लेता है। आरोपी को पकड़ने में टीम से हेड कांस्टेबल राजेश, जयदेव, मुकेश पुरन, सवाई सिंह और प्रभास की अहम भूमिका रही। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी के शव का 20 दिन बाद भी अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन और मृतिका अनीता की सहेली सुमन का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने को लेकर पुलिस की अर्जी पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। उन दोनों ने पॉलीग्राफी करवाने से इनकार कर दिया है। इधर अनीता के परिजनों की मांगों के चलते अभी तक उनका पुलिस के साथ गतिरोध समाप्त नहीं हुआ है। परिजन अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वे कुड़ी स्थित तेजा मंदिर में धरना दे रहे हैं और आज रोलोपा प्रमुख बेनीवाल के पहुंचने से धरना स्थल पर भारी जमावड़ा नजर आया। यह तय है कि बेनीवाल के आने से यह आंदोलन अब और उग्र रूप धारण कर सकता है। पुलिस गुलामुद्दीन को मुंबई से आज रात तक संभवतः वापस ले जाएगी। इधर हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन के पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की पुलिस की अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन के पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर उसके अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में जवाब पेश किया गया। इसमें कहा गया है कि गुलामुद्दीन ने पोलोग्राफी टेस्ट करवाने को मना किया है। किसी व्यक्ति की अनुमति बिना उसका पोलोग्राफी टेस्ट नहीं करवाया जा सकता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दूसरी तरफ हत्याकांड के पीछे बड़े प्रॉपर्टी डीलर का नाम लेने वाले अनीता चौधरी की सहेली सुनीता सेन उर्फ सुमन भी अपने बयानों से पलट गई है। अनीता की हत्या के बाद सुमन की एक रिकॉर्डिंग सामने आई थी। उस कॉल रिकॉर्डिंग में सुमन ने प्रॉपर्टी कारोबारी तैयब अंसारी पर कई आरोप लगाए हैं। वहीं अब वह इनकार कर रही है। सुमन का कहना है कि अंसारी का नाम उसने अनीता के मुंह से ही सुना था, कभी उसका चेहरा तक नहीं देखा था। क्या था कॉल रिकॉर्डिंग में? दरअसल अनीता के पति मनमोहन चौधरी और उसकी सहेली सुमन की एक 18 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई थी। इस रिकॉर्डिंग में सुमन और मनमोहन अनीता के गायब होने के बारे में बात कर रहे हैं। इस मामले में प्रॉपर्टी कारोबारी तैयब अंसारी पर अनीता के गायब होने और अनीता के पास अंसारी से जुड़े फोटो या वीडियो आने का जिक्र किया जा रहा है। इस कॉल रिकॉर्डिंग के बाहर आने के बाद ही पुलिस की जांच का एंगल बदला था। पुलिस ने इस मामले में सुमन, तैयब अंसारी सहित कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के चिरपटिया रोड पर ओम टेंट पर अज्ञात कारणों से आग लगने से अफरा तफरी मच गई।
आग लगने से 2000 जोड़ी बिस्तर, कंबल, दरिया नेट सहित टेंट के सारे सामान जलकर राख हो गए। आग लगने से 2000 जोड़ी बिस्तर, कंबले, दरिया नेट सहित टेंट के सारे सामान जलकर राख हो गए। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की सूचना से सोजत से दमकल वाहन मौके पर पहुंची। 4 घंटे मशक्कत के बाद स्थानीय नागरिकों, पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने से 10 लाख से अधिक का नुकसान होना बताया जा रहा है। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय टेंट मालिक डूंगर सिंह ने बताया कि अज्ञात कारणों से लगी आग से उसके टेंट गोद में रखे 10 लाख के नुकसान हो गया है। गोदाम में रखा 90% माल जलकर राख हो गया है। मेरे टेंट में अज्ञात कारणों से आग लगी है, जिसमें सारा जल, तकिए, बिस्तर, गद्दे, जो कंबल थे वो पूरे जलकर राख हो गए। रात को शाम को कितना नुकसान हुआ बताया जा रहा है? करीब एवरेज तो 8 से 10 लाख तक का है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के सिरियारी थाना क्षेत्र के राणावास के निकट मलसा बावड़ी गांव के खतरनाक मोड़ पर एक तेज गति से राणावास की ओर आ रही कार अचानक पलट गई। हादसे में राणावास गांव निवासी नरेंद्र पुत्र ढगला राम सिरवी की मौके पर मौत हो गई। सूचना से राणावास पुलिस चौकी से पुलिस जब्ता मौके पर पहुंचे और शव को कार से बाहर निकाल राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन मरचूरी में रखवाया। पुलिस ने बताया कि तेज गति और खतरनाक मोड़ की वजह से हादसा होना बताया गया। परिजनों के आने पर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर शव सुपुर्द किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय जिला कलेक्टर कार्यालय पर आज स्टेट हाईवे पाली से देसूरी सड़क मार्ग सोनाई माझी टोल नाके कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज ग्रामवासियों ने ज्ञापन सौंपा। सैकड़ों की तादाद में वाहन वालों एवं ग्रामवासियों ने ज्ञापन सौंप जिला कलेक्टर को बताया कि सोनाई माझी में जो टोल नाका लगा है, कार्मिकों द्वारा अनैतिक तरीके से, मनमाने तरीके से डबल वसूली की जा रही है और वहां वाहन वालों को धमकाया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों को 85 रुपए टोल रेट की जगह 200 रुपए वसूला जा रहा है। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की जा रही है। आज से उनके गांवों से आए सैकड़ों ग्रामीणों ने आसपास के अनेक वाहन वालों व सोनाई माझी टोल कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो 2 दिन बाद मुख्य सड़क मार्ग को जाम लगाकर बंद कराकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। एनसीटी यूनियन का अध्यक्ष मोहम्मद सत्तार पठान पाली से, और हमारी जो कलेक्टर साहब से निवेदन थी, हमारे टोल प्लाजा जो ये स्टेट हाईवे का जो सोनाई माझी देसूरी 4 बजे राजसमत का जो इन्होंने मतलब मनमानी वसूली कर रहे हैं और जो पैसे डबल पैसे ले रहे हैं और कहने पे हम लोग हाथापाई भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं। अगर कलेक्टर साहब को हमने ये दिया है, एसडीएम साहब को भी दे रहे हैं, एसपी साहब को भी दे रहे हैं, अगर ये इसकी कार्रवाई अन्यथा शीघ्र करें, नहीं तो हम चक्का जाम और आंदोलन करेंगे। इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी साहब। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन उपखंड क्षेत्र के टेंट एसोसिएशन द्वारा मारवाड़ उपखंड पर दमकल वाहन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर राज्य सरकार के नाम की आज मारवाड़ तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन में बताया कि जिले का सबसे बड़ा उपखंड क्षेत्र होने एवं नगर पालिका क्षेत्र होने के बावजूद भी मारवाड़ जंक्शन में एक भी दमकल वाहन नहीं है। दमकल नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। क्षेत्र में लगातार आगजनी की घटनाएं हो रही हैं और लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। बीते महीने क्षेत्र में 5 बड़ी आगजनी की घटना हुई। कई बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद भी सरकार द्वारा मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र को आग बुझाने के वाहन उपलब्ध नहीं कराए गए। आज मारवाड़ जंक्शन में तहसीलदार के नाम पे ज्ञापन दिया। उसमें ये बताया गया कि मारवाड़ उपखंड इतना बड़ा होने के बावजूद भी यहाँ पर दमकल की सुविधा नहीं है गाड़ी की। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द मारवाड़ उपखंड के लिए दमकल गाड़ी की व्यवस्था करें। इससे क्या है, बहुत आगजनी हो जाती है। आगजनी की गाड़ी पाली, चाडन या सोजत से आते आते बहुत टाइम लगता है। उतने में तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो सरकार से यही मांग करते हैं हम कि जल्द से जल्द दमकल गाड़ी मारवाड़ उपखंड को उपलब्ध कराया जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नरेश मीणा की रिहाई को लेकर मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र पर ज्ञापन दिया गया। देवली उनियारा उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान गांव समरावता में हुई घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच और देवली उनियारा उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान गांव समरावता में हुई घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को रिहा करने की मांग को लेकर वैर उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर भगवान सिंह, चंद्रशेखर, उनापुरा
हरिओम ऊनापुर, मानसिंह, रोहिताश मेहर, जगजीवनपुर, विकास मीना, जगजीवनपुर, राजेश निमली, राजेश मखरौली, भीम आर्मी, धारा टुनपुरा एवं अनेक ग्रामीणजन उपस्थित थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर में अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रामकोला पुलिस टीम द्वारा 192 पाउच अंग्रेजी शराब ब्रांड एट पीएम, प्रत्येक पाउच 180 माल 34 लीटर 600 ml बरामद किया। मौके से 2 शराब तस्कर पकड़े गए। रोहित चौधरी पुत्र रामवली निवासी वार्ड नंबर 22 थाना रामकोला जनपद कुशीनगर व अर्जुन पुत्र संजय राम निवासी चोहेड़ी थाना चेनपटिया जिला बेतिया बिहार प्रदेश का रहने वाला शराब तस्कर को रामकोला पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने बताया कि शराब का तस्कर कर प्लास्टिक के बोरे में शराब को भरकर बिहार ले जाकर ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान सरकार एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जोधपुर नगर निगम उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के दिव्यांग जनों के लिए अंग प्रत्यारोपण के लिए रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप 12वीं रोड स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में आयोजित हुआ। इस कैंप से दिव्यांग जनों को कैंप का लाभ मिलेगा। सरकार एवं विभाग द्वारा आपके लिए लाभ क्या रहा है? सर, राज्य सरकार विभाग के द्वारा जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बट ये बात है कि जो प्रोग्रेस चल रहा है उनके लिए हम सबसे पहले तो जो आगे कार्य करता है उनका मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जो इतना अपना काम विकलांग भाइयों के लिए कर रहे हैं उनका मैं हार्दिक तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं श्रवण बिदोया फ्रॉम दृढ़ावास, जिला जोधपुर, तहसील लूणी से मैं यहाँ आज आया हूँ। इस शिविर को सुनकर काफी अच्छा लगा और जहाँ यहाँ रोज आज का ये प्रोग्राम चल रहा है उसमें काफी कुछ अच्छे सुविधा देखने को मिलती हुई। जी बताए इस काम का सम्मान जोधपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा 92A के तहत राजस्थान के दिव्यांगजनों को 20,000 रुपये तक की राशि के अंग उपकरणों के लिए जिनका वितरण राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर 14 दिसंबर के आसपास किया जाना है, उसी की अनुपालना में आज हमने ये अंग उपकरण सहायता शिविर का आयोजन यहाँ सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक कार्यालय में किया गया है। और ऐसा ही शिविर राजस्थान के जोधपुर के जो ग्रामीण कार्यालय है उसके विभिन्न उपखंडों पर भी इसका आयोजन किया गया है। और इससे जो चिन्हीकरण के पश्चात जो उपकरणों की मांग आएगी उसके अनुरूप सभी दिव्यांगजनों को उनका वितरण किया जाएगा। इसके लिए आज हमने, ताकि इनको समस्या नहीं आई, हमने ई मित्र की भी सेवाएं ली है और साथ ही चिकित्सकों की एक पूरी टीम है जो इनके अंग उपकरणों का चिन्हीकरण करेंगे और उन्हीं की अनुशंसा के आधार पर इनका वितरण किया जाएगा। साथ ही हमने महिला बाल विकास के जो ऐसे बच्चे जो आंगनवाड़ी में है और 6 वर्ष तक की आयु के है वो दिव्यांगजन है, उनके लिए भी उनके विभिन्न स्तर की जो सहायता होगी वो उसके लिए भी हमने, साथ ही साथ इसमें हमारी जो स्वयंसेवी संस्था है उनका महत्वपूर्ण हमारे योगदान है, जिसमें सक्षम जो है संस्था उनकी ओर से, नेत्रहीन संस्थान की ओर से, मानसिक विमंदित ग्रह की ओर से, सभी हम सब मिलके इन दिव्यांगजनों के लिए राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जो भी इनको उपकरण देने की व्यवस्था है वो उनका शिविर संपन्न कराएंगे और इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को भेजेंगे, जिससे इन लोगों को उपकरण का जो वितरण किया जा सके। तो कितने दिव्यांगजनों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है? रजिस्ट्रेशन अभी तक लगभग 70-80 लोगों ने उनका रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके अंदर जो हमारे नेत्रहीन संस्थान के बच्चे हैं वो शामिल है। उनके लिए हमने उनका एक फॉर्मेट दे दिया था और चूंकि वो ऑलरेडी वहाँ अध्ययनरत है, सारे बच्चों को यहाँ लाना वो संभव था नहीं, इसलिए हमने उन रजिस्ट्रेशन के लगभग अभी उन बच्चों के साथ 70-80 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 5 बजे तक ये रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चलेगा। इसके पश्चात हम रिपोर्ट बना के जिला प्रशासन को भिजवा देंगे। आपका परिचय? मैं जानकी दास चौहान, संस्थापन अधिकारी, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, जोधपुर।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार पर्यावरण सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार निवारण संगठन की बैठक जिला अध्यक्ष रतनलाल आचार्य की अध्यक्षता में छात्रावास के सामने स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर में विशेष अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष बालू सिंह झाला, विशिष्ट अतिथि प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम बिश्नोई, प्रदेश सचिव प्रेम शंकर आचार्य की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बालू सिंह झाला ने जिले में निष्क्रिय पदाधिकारी को बदलकर वार्ड स्तर तक नवीन कार्यकारिणी का गठन करने हेतु जिला अध्यक्ष रतनलाल आचार्य को निर्देशित किया। बैठक में जिला महासचिव महावीर व्यास ने आगामी 14 दिसंबर को संगठन के तीसरे स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। युवा जिला अध्यक्ष मुकेश सोनी ने प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए 14 दिसंबर को स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में संगठन की भीलवाड़ा जिला इकाई द्वारा छात्रावास के पीछे स्थित देमन देवनारायण स्थल पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम पौधारोपण, रक्तदान शिविर, पूर्व प्रतिभा सम्मान समारोह एवं राष्ट्रीय कार्यकर्ता अधिवेशन के आयोजन की विस्तृत जानकारी दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बालू सिंह जी झाला का यहाँ जिला अध्यक्ष श्री रतनलाल जी आचार्य की अध्यक्षता में होने वाली इस जिला लेवल बैठक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज हम इस संगठन के निमित्त जिस पर्पज इकट्ठा हुए हैं वो पर्पज ये रहेगा कि आने वाली 14 दिसंबर 2024 को हमारे संगठन का तृतीय स्थापना दिवस मनाया जाएगा और हमारे संगठन को बहुत सफलतापूर्वक हर क्षेत्र के अंदर काम करते हुए जो ये 3 साल निकले हैं और हमारे संगठन की एक अलग पहचान बनी है, उसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि 3 बार अपन एक क्लैप करके और अपने संगठन को सम्मान देंगे। जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान बालू सिंह जी झाला साहब भी यहाँ विराजमान हैं, तो मैं आपसे जिला संगठन द्वारा जो होने वाले कार्यक्रम है उस प्रस्ताव को आगे सबके सामने बोलने की अनुमति चाहूँगा। ठीक है साहब। जो हम 14 दिसंबर को जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का जो स्थापना दिवस है, उसमें हमारा जो पहला कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा वृक्षारोपण का। क्योंकि हमारा जो संगठन है और हमारे संगठन की जो टैगलाइन है, उस टैगलाइन को देखते हुए हमें इस संगठन के अंदर भी वही काम करने हैं जिससे हमें समाज में और विभिन्न क्षेत्रों में एक अच्छा मैसेज जाए। तो पहला जो हमारा कार्यक्रम रहेगा अध्यक्ष महोदय, वो रहेगा वृक्षारोपण का रहेगा। दूसरा जो कार्यक्रम रहेगा वो सामाजिक समरसता वाला और प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला रहेगा, जिसके अंतर्गत हमारा जो द्वितीय कार्यक्रम रहेगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तखतगढ़ नगर के पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कबाड़ से जुगाड़ थीम पर आधारित प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी का आयोजन विद्यालय के सभा भवन में किया गया, जिसमें विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं की 33 छात्राओं ने भाग लिया। प्रदर्शनी प्रभारी शोभा मीणा एवं सह प्रभारी शैलवाला शर्मा ने बताया कि यह प्रदर्शनी सीनियर और जूनियर 2 अलग अलग वर्गों हेतु आयोजित की गई थी। प्रतिभागी विद्यार्थियों द्वारा दैनिक जीवन में जिन चीजों को हम अनुपयोगी समझकर फेंक देते, उन चीजों से अनेक एक से बढ़कर कलात्मक आकृतियां बनाई गई, जिनका हम डेकोरेटिव उपयोग कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता में आदर्श विद्या मंदिर तखतगढ़ के प्रधानाचार्य इंद्र सिंह राठौर एवं आचार्य महेंद्र सिंह जेटावत ने निर्णायक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। निर्णायकों द्वारा विद्यार्थियों के सृजनात्मक कौशल की सराहना की गई। इस अवसर पर विद्यालय की बालिकाओं द्वारा सलाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें कुल 40 प्रतिभाओं ने भाग लिया।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राइन पंचायत समिति में जिला परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने जन सुनवाई करते हुए लोगों की समस्याएं सुनकर तत्काल निस्तारण किया और मौजूद अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किए और लगभग 2.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। राइन पंचायत समिति पहुंचने पर जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा, समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा, विधायक विकास चौधरी, वसीओ अभिषेक खन्ना का प्रधान सीता शैतान पुनिया, सरपंच राम स्वरूप नायक, जिला परिषद सदस्य नाथू नोवाल, वीडियो संजय तोशिनवाल ने माला पहनाकर और साफस पहनाकर स्वागत सम्मान किया। सभी उपस्थित इस पंचायत समिति के सभी हमारे जिला परिषद के टीम के सभी ग्राम विकास अधिकारी, जब भी यहाँ से लगातार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 2010 में भी हमने जब जिला परिषद आपके द्वार लेकर के आए तो यहीं से हमने अराई से शुरुआत की थी। जब 2020 में भी यहाँ जब जिला परिषद आपके द्वार कि इस अस्पताल के लिए मुझे बार बार फोन आते हैं। आज इस अस्पताल की व्यवस्थाएं, हमारी जो माताएं बहनें यहाँ आती है उनकी प्रेगनेंसी के लिए उनको इधर उधर भटकना पड़ता है, तो सबसे ज्वलंत मुद्दा यहाँ के अस्पताल का है। मैं चाहता हूँ यहाँ के जो चिकित्सालय के जो अधिकारी आए हुए हैं, यहाँ CMHO भी आए होंगे, यहाँ PMO भी आया होगा, यहाँ CSC के सारे लोग भी आए होंगे, जल्द से जल्द इसको दुरुस्त करने का आप काम करेंगे, नहीं तो पलाड़ा जी और सीओ साहब को दीजिए, मेरे को दीजिए, विधायक साहब को दीजिए, जो भी हमारे लेवल की समस्या होगी हम समस्या का तुरंत समाधान करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। भाइयों और बहनों, जब से हम जिला प्रमुख बने हैं, जिला परिषद का जब मैंने कार्यभार संभाला है, उस दिन मैंने यही शपथ ली थी कि जिला परिषद को एक अपने माता पिता के रूप में समझ के आम जनता की सेवा करने का हमने ये प्रयास किया है। ये मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। जब मुझे पूर्व में भी सैलरी मिलती थी, विधायक की सैलरी मिलती थी और अभी भी मुझे जिला प्रमुख की सैलरी मिलती है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला कलेक्टर एलन मंत्री की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में आयोजित। बैठक में जिला कलेक्टर मंत्री ने इसके बारे में आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने बेसहारा पशुओं को राजमार्गों से हटाने व गौशालों में छोड़ने के लिए राष्ट्रीय राज्यमार्गों से सड़कों के पैच वर्क कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने तेज हॉर्न बजाने वाले वाहनों के विरुद्ध NGT के नॉर्म्स के अनुसार कार्रवाई करने के लिए कहा। साथ ही अवैध कट को बंद करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने IRAD को दुर्घटनाओं को संबंधित ऐप पर अपलोड व अपडेशन करने के लिए व पाली में कोई एक ट्रैफिक लाइट व चौराहा प्रारंभ करने के लिए कहा। बैठक में पुलिस एवं परिवहन विभाग को सड़क सुरक्षा के तहत यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक सवारियां वाले सभी तरह के वाहनों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने, चौपाइयां वाहनों के सवार को सीट बेल्ट लगाने के लिए पाबंद करने, इंटरसेप्टर वाहनों को निर्धारित स्थानों पर खड़े रहने की बजाय अपनी लोकेशन को चेंज करते रहने के लिए, साथ ही टोल्स व टोल कलेक्शन में कोई लाइन बंद न रहे, इसके लिए निर्देश दिए। कोई इशू भी नहीं है। CCTV का बहुत एडवांटेज होता है। मैं जो मैं बता रहा हूँ कि हमें तो लॉ एंड ऑर्डर में शायद अपन लोगों का अनुभव ये है कि शायद LMG से ज्यादा वीडियो कैमरा इफेक्टिव हो रहा है। मतलब कोई LMG कैरी कर रहा है और वीडियो कैमरा कैरी कर रहा है, इसमें बहुत 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 मैटर करता है कि LMG से आदमी फिर भी डरता है, वीडियो से इतना डरता है कि LMG तो चलाने वाले के बेटे सोचता है कि इसके लिए भी कोई कंसिक्वेंस होगी, पर एविडेंस। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अंचल अर्चरिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड में अब तक 12 बच्चों की मौत सहित 37 घायल बच्चों के मामले में जांच रिपोर्ट में स्थानीय अधिकारियों द्वारा लीपापोती कर दोषियों को बचाने का कार्य किया जा रहा है। अगर यही घटना किसी प्राइवेट अस्पताल में हुई होती तो तभी तक अस्पताल का मालिक व प्रबंधन जेल में होता, जबकि सच्चाई यह है कि ना तो अग्निशमन विभाग के मानक पूरे थे और ना ही अन्य सेफ्टी मेजर पूरे थे। पत्र में बताया गया है कि झांसी के अंदर मेडिकल कॉलेज के सामने 100 मीटर से 2 किलोमीटर तक की परिधि में लगभग 200 नर्सिंग होम संचालित है, जिनमें से अधिकतर के पास ना तो फायर NOC है और ना ही अन्य सभी मानक पूरे करते हैं। लेकिन CMO की मिलीभगत एवं अग्निशमन विभाग व झांसी विकास प्राधिकरण की लापरवाही के कारण इन नर्सिंग
नर्सिंग होमों के अंदर लिंग परीक्षण, भ्रूण हत्या और अवैध बच्चों को जन्म के बाद बेचने जैसे मामले लगातार हो रहे हैं। इन नर्सिंग होमों के माध्यम से मानव अंग तस्करी किए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त अधिकारियों की मिलीभगत से एक संगठित गिरोह मनुष्यों की कसाई बने इन नर्सिंग होमों द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए, आज क्या है, आपने देखा होगा कि दिनांक 16 को मेडिकल कॉलेज के अंदर आग लगने के कारण कई सारे नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई और उस घटना के होने के बाद में जो चश्मदीद का बयान है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लीपापोती करने का काम लगातार चल रहा है। चश्मदीद ने जब बताया कि नर्स ने माचिस की तीली जलाई और माचिस की तीली जलाने के बाद में ऑक्सीजन पाइप को जोड़ने का प्रयास किया, जिसकी वजह से मृत्यु हुई, इतने सारे बच्चों की आग लगी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। दूसरी बात, जो भी रिनोवेशन हुआ वहां पर जो क्राइटेरिया होता है उस लेवल के ना तो तार लगाए जाते हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण 20 से 22% कमीशन जो चल रहा है उसके कारण क्वालिटी का काम नहीं होता, जिसकी वजह से जगह जगह लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और पूरा प्रशासन सिर्फ इस बात में लगा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी जी को बदनाम किया जाए। इसको लेकर के हमारी ये मांग है जिलाधिकारी झांसी से कि सबसे पहले चाहे अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो, इस कांड में रिपोर्ट दर्ज हो और यह जांच इधर के स्थानीय प्रशासन से ना करा करके, देखिए 12 घंटे में रिपोर्ट आई, उस पर लीपापोती की गई। हमने मांग की थी कि किसी बाहरी एजेंसी से इसकी जांच की जाए, तो 4 लोगों की टीम जरूर बनाई गई है, लेकिन इसकी जब तक सीबीआई जांच नहीं आई तब तक तथ्य पूरे के पूरे निकल करके सामने नहीं आएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना अति आवश्यक है। इसी तरह से आपने देखा होगा सीएमओ के निर्देशन में मैं कहूंगा अवैध नर्सिंग होमों का संचालन मेडिकल कॉलेज से ठीक सामने हो रहा है, जहां पर ना तो मेडिकल एक्ट का पालन हो रहा है, ना फायर सेफ्टी एक्ट का पालन हो रहा है। फायर एक्सटिंग्विश वाले जाते हैं अधिकारी, पैसा लेकर के नर्सिंग होमों से जो है एनओसी दे देते हैं। किस आधार पर एनओसी मिल रही है? 12 फुट की गली में कोई नर्सिंग होम खुल सकता है? सीधा सीधा क्राइटेरिया है, कम से कम 6 किलोमीटर दूर होनी चाहिए मेडिकल कॉलेज से, जिला अस्पताल से। अवैध रूप से लैब संचालित है, लैब के अंदर एक सिर्फ डॉक्टर व्यास है, 150 लैबों में उनके साइन होते हैं। कैसे संभव है कि एक व्यक्ति 150 लैबों का संचालन कर सकता है? इतनी सारी खामियां सीएमओ के सब संज्ञान में है, लेकिन चूंकि लाखों रुपए की रिश्वत मिलती है उस वजह से सीएमओ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हमारी स्पष्ट बात हुई थी कि जो बिटिया के साथ बलात्कार हुआ था 8 घंटे तक उस लड़की को जो है इलाज नहीं मिला, बिटिया को मर जाती वो, लेकिन ड्यूटी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। रात भर 8 घंटे उसको इलाज नहीं मिला, कहा गया बर्खास्तगी कराई जाएगी। आज तक उस मामले को रुपया लेकर के दबा दिया गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक गांधी डिग्री कॉलेज है जो मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने संचालित है, एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग का कोर्स चलाता है। अपनी बिल्डिंग में 4 नर्सिंग होम खुलवाया है, सहारा के नाम से, चितरंजन के नाम से और भी 2 नामों से खुला हुआ है। सबसे 1-1 लाख रुपया लेता है, सीएमओ के संज्ञान में है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि जहां से पैसा मिलेगा कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इनकी भ्रष्ट सीएमओ है जो, और ये महुआ में रहा है, वहां भी बहुत भ्रष्टता इसने की है और गाली गलौज कर बात करता है, अपने आप को डिप्टी सीएम का रिश्तेदार बताता है। कोई रिश्तेदार नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज करके बंद करना चाहिए, ऐसे गंदे लोगों, इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। इन सब मांगों को लेकर के हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी झांसी के माध्यम से, और हम चाहते हैं इस पर कार्रवाई हो। कार्रवाई नहीं होगी तो सीएमओ ऑफिस के बाहर हम लोग धरना देने का काम करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। वीर तेजा मंदिर कुड़ी भक्तासनी में सरकार से जो वार्ता हुई और जिसमें सहमति बनी है, उसकी जानकारी देते हुए ओसिया विधायक भैरराम सियोल ने अभी मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि अनीता हत्याकांड के संबंध में राजस्थान सरकार ने अनीता चौधरी प्रकरण की सभी मांगे मान ली। सरकार ने पीड़ित परिवार को 51 लाख की सहायता देने का फैसला किया है। साथ ही पुलिस डीसीपी को बदलने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। यह फैसला आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के हस्तक्षेप के बाद आया है, जिन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की थी। सरकार के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है और इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा। आज धरना समाप्त करने की भी घोषणा की गई है कि लगभग जो परिवारजन की और आप और हम सबकी जो सर्व समाज 36 कौम की जो मांग थी, वो लगभग सरकार ने सारी मांगों को एक सकारात्मक रुख रखते हुए उन तमाम मांगों को मान लिया गया। मैं आदरणीय जो बदन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ और सर्व समाज के जितने भी लोगों ने जो इस प्रकरण को लेके अपना धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, ये तो सब जहाँ पर भी प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। अनीता चौधरी की जिस तरह निर्मम हत्या की गई है
उससे पूरा राजस्थान जल गया। इस तरह शव के टुकड़े टुकड़े करके दफनाया गया और परिजन लगातार 20 दिन से पहले एम्स के बाहर धरना देने का प्रयास किया, वहाँ को नहीं जाने दिया गया। फिर वहाँ गए आपके भगत की कोठी, वहाँ से इनको हटा दिया। तो वीर तेजाजी मंदिर पूरे भक्ताश्री के अंदर जो पिछले कई दिन से बैठे हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि दिवाली भी इन लोगों ने यहाँ पे मैं जो तमाम टीम है यहाँ जो इसको लेके न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, इनको तो मैं धन्यवाद दूंगा कि, और परिजनों को भी धन्यवाद इस बात का, अनीता जी के पति मनमोहन जी और उनके बेटे को, कि हिम्मत और हौसले के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई का ही परिणाम है कि राजस्थान की सरकार ने इनकी बात सुनी। हम सब के संघर्ष का ही परिणाम है हम सब लोगों के, कि भाई इस मामले के अंदर मोटा मोटा इनकी जो मांग थी कि एक बार इसकी सारी परतें खुलनी चाहिए। इसमें कई लोग और आ रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला इस तरह शव के टुकड़े करके नहीं कर सकता, और वहाँ ब्लड नहीं मिले, सारा कुछ नहीं हो, उसमें कहानी अलग नजर आ रही है। और कहानी जो आ रही है उसमें कई सफेद पोस्ट लोग पीछे नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए सीबीआई जांच करे, ये प्रमुख डिमांड थी कि मामला सीबीआई को जाए, सीबीआई जांच करे। दूसरी डिमांड इनकी थी कि यहाँ कुछ एसएचओ डीसीपी के बारे में इनकी डिमांड थी, भाई इनके रहते हुए काम ठीक नहीं हुआ या मुलजिम टाइम पे नहीं मिल, जो इनकी बात थी। दूसरा मुद्दा इनका ये था पुलिस अधिकारियों का। और तीसरी मुआवजे की मांग थी कि कंपनसेशन राजस्थान सरकार और बाकी लोग मिलकर करें। और चौथी नौकरी की बात थी। तो करीब करीब रात को मोटे मोटे तौर पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ जोधपुर आए, ओसिया विधायक भैराराम जी, हमारे कमिश्नर राजेंद्र जी, डीसीपी आलोक जी, और इन सब की हमारी बात हो गई। रात को बात तय हो गई थी, रात को धरना स्थल पे कमिश्नर जोधपुर और ओसिया विधायक आ गए थे, सारी बातों में सहमति बन गई। और चूंकि रात को कंफर्मेशन 3-3:30 बजे हुआ नहीं, तो सुबह 7 बजे कंफर्मेशन हो गया। और जो इनकी मांगे थी वो करीब करीब इनकी मांगे परिजनों की मान ली गई। और आज ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफर करने की घोषणा सरकार करेगी। बाकी की जो बात है, जो घोषणाएं हैं, और सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच उपस्थित भैराराम जी और आलोक जी बैठे हैं यहाँ सरकार की तरफ से, तो और एमएलए साहब हमारे देवेंद्र जी जोशी, जो भी इस मामले के अंदर ये चाह रहे थे पहले दिन से कोई न्याय होना चाहिए और अन्याय बार परतें खुलनी। हर व्यक्ति चाहता है कोई कत्ल अगर होता है तो उस कत्ल के पीछे कौन लोग हैं वो पर्दाफाश होना चाहिए, हर सरकार की मंशा रहती है। तो मैं एमएलए साहब हमारे जोशी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि इस मामले के अंदर ये भी हमारे साथ खड़े हैं। और भैराराम जी, आगे की जो सरकार की तरफ से हमारी मांग क्या थी, सरकार ने कौन सी मांगे हमारी मांगे, वो भैराराम जी आपको प्रेस को संबोधित करेंगे। भैराराम लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के आंगिक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेज में दिनांक 18 नवंबर 2024 को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से 7वां अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभान शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगोली के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। रंगोली के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा की विधाओं को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस महाविद्यालय भोपाल के रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर करिश्मा साहिवाल ने स्कोप ऑफ नेचुरोपैथी विषय पर छात्र छात्राओं को ऑनलाइन माध्यम से व्याख्यान का आयोजन किया गया। साथ ही नेचुरोपैथी फूड एक्सपो में विभिन्न पोषक आहार की स्टॉल्स लगाई। कुलपति महोदय ने वर्तमान एवं भविष्य में प्राकृतिक चिकित्सा के स्वास्थ्य संरक्षण में योगदान के बारे में जागरूक किया। आप अगर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, साइंटिफिक रिलेशन नहीं कर पाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसलिए आपका पढ़ने का लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो भी चीजें बताई जा रही है, जो भी थेरेपी है, जो भी ट्रीटमेंट है, उनके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है, दैट शुड बी रिगार्डेड एंड शुड बी एक्सप्लेन्ड टू ईच अदर। तब जाके वो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। मैग्नेटोथेरेपी, कायरोथेरेपी, स्टोन को बचाना हम लोग किए हुए सीखे हुए काफी चीजें बिना पढ़े हुए है ना। तो जाते जाते अरे बचा देते लड़ने लगता है, एनर्जी है अपने पास, करता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सपा रोड कसिया मेन सड़क के किनारे सड़क की पटरी तक हुए कब्जे को हटाने का अभियान चलाया गया।
जिसमें उप जिलाधिकारी पारितोष मिश्रा, तहसीलदार धनवीर सिंह, इंस्पेक्टर गिरिजेश कुमार उपाध्याय, नगर कस्या के कानूनगो एवं लेखपाल के साथ राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारीगण पैदल गश्त कर लोगों को चेतावनी दी कि सड़क के किनारे किए गए कब्जे खाली कर दे, वरना बुलडोजर चलाकर सड़क की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।